हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द लिमिटेशन एक्ट 1963 का सेक्शन 29 डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेक्शन 29 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टॉक्स अबाउट सेविंग्स। सब क्लॉज 1, नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पे अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, ठीक है, आउट ऑफ नेचर लव एंड अफेक्शन या टाइम बार्ड या फिर वॉलेंटरीली सर्विस, तो वहां पे लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सब क्लॉज 2, वेर एनी स्पेशल और लोकल लॉ prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from the period prescribed by the schedule. The provisions of section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the schedule, and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in section 4 to 24 shall apply only in so far as and to the extent to which they are not expressly excluded by such special or local law. आज कोई पर्टिकुलर लोकल लॉ मतलब लिमिटेशन एक्ट के अलावा कोई स्पेशल या लोकल लॉ में, जैसे सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया या फिर न्यू बीएनएसएस एक्ट हो गया, अगर वहां पे कोई पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड बताया गया है तो वो प्रिवेल करेगा ओवर द लिमिटेशन एक्ट। बट अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट में कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है तो वहां पे लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल करेगा ओवर द जनरल लॉ। उसके अलावा स्पेशल एक्ट में जो लिमिटेशन पीरियड बताया गया है और सेक्शन 4 to 24 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में जो भी लिमिटेशन एक्ट में जो एक्सक्लूड किया गया द डेट्स या फिर पीरियड ऑफ कैलकुलेशन जो एक्सक्लूड किया गया है, अगर वो अप्लाई वहां पे भी होता है स्पेशल एक्ट में तो वहां पे भी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिटेशन एक्ट। इन शॉर्ट, सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अगर कोई स्पेशल एक्ट में कोई लिमिटेशन प्रोवाइड किया गया है वो पहले प्रिवेल करेगा ओवर द लिमिटेशन एक्ट, और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल एक्ट या लोकल लॉज में लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड नहीं किया गया तो लिमिटेशन एक्ट को वो प्रिवेल करेगा, लिमिटेशन एक्ट को वो फॉलो किया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में लिमिटेशन जो है वो सारे के सारे शेड्यूल में दिए गए। हम लोग ये शेड्यूल नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। Sub clause 3, save as otherwise provided in any law for the time being in force with respect to marriage and divorce, nothing in this act shall apply to any suit or other proceedings under any such law. तो जहां पे भी मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन है, सॉरी अपील नहीं होगा, बट जहां पे भी सूट या एप्लीकेशन की हम लोग बात करते हैं वहां पे लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल नहीं करेगा, वो फॉलो लिमिटेशन एक्ट को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैरिज और डिवोर्स के लिए सूट या फिर एप्लीकेशन फाइल करने का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। शादी को 20 साल हुए, 25 साल हुए, 50 साल हुए, उसके बाद आपको डिवोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैरिज के लिए और डिवोर्स के लिए लिमिटेशन एक्ट को फॉलो नहीं किया जाएगा। And lastly, subclause 4, section 25 and 26 and the definition of the easement in section 2 shall not apply to cases arising in the territories to which the Indian Easement Act 1882 may for the time being extend. तो देखो सेक्शन 25, 26 और 27 में जहां पे हमने इजमेंट एक्ट की बात की थी, अगर इजमेंट एक्ट 1882 वहां पे एप्लीकेबल है तो फिर वहां पे लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा। मतलब इजमेंट एक्ट 1882 के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या लिमिटेशन पीरियड बताया गया है तो डेट विल प्रिवेल ओवर द जनरल लिमिटेशन एक्ट। सो दिस वाज सेक्शन 29 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। थैंक यू।